नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन की कहानी सुनाऊंगा। अगर आपने क्रिप्टोग्राफी वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार वो देख लो। शुरू करते हैं। सबसे पहले पैसे की बात करते हैं। आप पैसा दो तरीके से रख सकते हैं। पहला फिजिकल कैश की फॉर्म में, दूसरा बैंक में जो आपके बिहाफ पे आपके पैसे का रिकॉर्ड रखेगा। फिजिकल कैश रखने की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अगर मुझे दूसरी कंट्री में किसी को पैसा भेजना है तो मुझे सूटकेस में भर के ले जाना पड़ेगा। रास्ते में चोरी होने का भी खतरा है। कैश को स्टोर करना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत बड़ी सरदर्दी है। इस समस्या का हल है बैंक में पैसे रखना। इसमें आपको अपने घर के कमरे भर के कैश रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको बहुत दूर अपने साथ कैश ले जाने की ज़रूरत है। सब बैंक की सरदर्दी है। बैंक्स फिजिकल कैश की प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करते हैं, लेकिन अपने साथ कुछ नई प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। जैसे कि आपको बैंक पे भरोसा करना पड़ता है कि वो आपके पैसे सेफ रखेगा। दूसरा, आपका अपने पैसे पे पूरा कंट्रोल नहीं रहता जैसे कैश में रहता है। बैंक के रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं। बैंक को फीस भी देनी पड़ती है। आपका डेटा भी चोरी हो सकता है, जैसे आधार कार्ड नंबर, एड्रेस वगैरह। जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बड़े बैंक्स के कस्टमर्स का भी डेटा चोरी हुआ है। जनरली बात करें तो लोगों को कैश पसंद होता है, क्योंकि उस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। आप किसी को भी पैसे दे सकते हैं या ले सकते हैं बगैर किसी तीसरे बंदे के जाने या बीच में टांग अड़ाए। बस प्रॉब्लम यह है कि कैश इंटेंजिबल नहीं है, जिसकी वजह से उसको स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में इनकन्वीनियंस होती है। बैंक वाला पैसा इंटेंजिबिलिटी देता है हमें कोई ज़रूरत नहीं पैसे जेब में स्टोर करने की या सूटकेस में ट्रांसपोर्ट करने की। तो इसलिए इंटेंजिबिलिटी के साथ जो कन्वीनियंस आती है वो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें हमें इंटेंजिबिलिटी भी मिल जाए और अपने पैसे पे पूरा कंट्रोल भी मिल जाए, मतलब बैंक को बीच से हटा दिया जाए। सदियों पहले से एक ऐसी करेंसी ऑलरेडी थी दुनिया में। माइक्रोनेशिया के याप आइलैंड पे राय स्टोन्स करेंसी के तौर पे यूज होते हैं। राय स्टोन अंगूठी की शेप का बहुत बड़ा और भारी पत्थर होता है। राय स्टोन इंटेंजिबल भी है और मिडलमैन फ्री भी है। इंटेंजिबल इसलिए है क्योंकि राय स्टोन में पेमेंट करने के लिए आपको पत्थर उठा के किसी को ट्रांसफ़र नहीं करना होता, ना ही वो पत्थर कहाँ रखा है इस बात से कोई फ़र्क पड़ता। कैश आपको एक्चुअल ट्रांसफ़र करना पड़ता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में। सैकड़ों साल पहले एक किश्ती में एक राय स्टोन गाँव में आ रहा था, लेकिन वो किश्ती रास्ते में डूब गई। उसके बावजूद लोग आज भी उस डूबे हुए राय स्टोन से पेमेंट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समुंदर के अंदर वो एग्जिस्ट करता है। मिडलमैन फ्री इसलिए है क्योंकि कोई भी रजिस्टर मेंटेन नहीं किया हुआ गांव के मुखिया ने, जिसमें यह रिकॉर्ड हो कि किसका कौन सा राय स्टोन है। गांव के लोग अपने दिमाग में रिकॉर्ड रखते हैं कि किसका कौन सा राय स्टोन है। कोई सिंगल बंदे पे भरोसा नहीं किया जाता। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है सारे गांव में बात फैला दी जाती है। गांव के सारे लोग ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं अपने दिमाग में। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि मिडलमैन नहीं है तो किसी को फीस देने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, फ्रॉड होने का चांस कम हो गया, क्योंकि आपको सारे गांव को रिश्वत देनी पड़ेगी, जबकि अगर एक ही बंदा रिकॉर्ड रखता तो उसे एक रजिस्टर में एंट्री चेंज करके फ्रॉड किया जा सकता था। तीसरा, रजिस्टर खोने का डर भी नहीं है, क्योंकि सारा गाँव ही रजिस्टर है, जबकि अगर एक ही रजिस्टर होता तो उसके गुम होने पर सारा रिकॉर्ड मिट जाता। बिटकॉइन राय स्टोन का इंटरनेट वर्जन है। बिटकॉइन इंटेंजिबल भी है क्योंकि पेमेंट ऑनलाइन हो सकती है बगैर किसी फिजिकल ट्रांसफ़र के, और मिडलमैन फ्री भी है क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे स्टोर किए जाते हैं, जो 10,000 कंप्यूटर्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ब्लॉकचेन को आप एक रजिस्टर समझ सकते हैं फ़िलहाल के लिए, जिसमें सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। बिटकॉइन बनाने का मेन मकसद था एक बंदा दूसरे बंदे को डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर सके बगैर किसी मिडलमैन के और बगैर किसी रोक टोक के। अब हम बिटकॉइन का आविष्कार करने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ऑनलाइन पेमेंट के लिए इंटरनेट तो सभी के पास अवेलेबल है, मिडलमैन को हटाना है। बैंक जो जो काम करता है वो सब काम ऑटोमेटिक हो जाए, ऐसा कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर बनाना पड़ेगा जिसमें बिटकॉइंस आएंगे जाएंगे। बैंक आपको एक यूनिक अकाउंट नंबर देता है जिसका वो रिकॉर्ड रखता है, ताकि किसी और को सेम अकाउंट नंबर ना दिया जाए। फिर आप उस अकाउंट नंबर का पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। बैंक के बगैर अकाउंट नंबर क्रिएट करने के लिए आप एक बहुत ज़्यादा डिजिट वाला रैंडम नंबर चूज कर सकते हैं।
इस तरह से कि इस बात की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए कि दो लोगों का अकाउंट नंबर सेम हो सकता है, और फिर कोई वन वे फंक्शन यूज़ करके उसका कोरेस्पॉन्डिंग पासवर्ड भी क्रिएट किया जा सकता है। वन वे फंक्शन मतलब कोई भी गिवन इनपुट का आउटपुट तो निकल जाएगा, लेकिन आउटपुट से वापस इनपुट नहीं निकलेगा। हैश फंक्शन जिसकी हमने पिछली वीडियो में बात करी थी वो भी एक वन वे फंक्शन है, और जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी पब्लिक की प्राइवेट की आपस में लिंक्ड होती हैं, तो वो वन वे फंक्शन से ही लिंक्ड होती हैं आपस में। एक्चुअल में कैसा होता है बताता हूँ। आप एक 52 कैरेक्टर लंबा रैंडम नंबर चूज करते हो जिसका हर एक कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी हो सकता है, मतलब ABCD कैपिटल या स्मॉल हो सकता है, या 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है 58 पॉसिबिलिटीज़ में से। ये रैंडम नंबर हो गया आपकी प्राइवेट की या फिर पासवर्ड। इस नंबर को आप एक वन वे फंक्शन से पास करोगे तो उस पर कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स करेगा वो फंक्शन और एक आउटपुट देगा जो होगी आपकी पब्लिक की। इस पब्लिक की को आप दो और वन वे फंक्शन से पास करोगे तो पब्लिक की का कंप्रेस्ड वर्जन आ जाएगा जो होगा आपका अकाउंट नंबर, या फिर कह लो यूज़र नेम, या फिर कह लो एड्रेस। आपका अकाउंट नंबर 26 से 35 कैरेक्टर लंबा होता है। इसी अकाउंट नंबर पे लोग बिटकॉइन भेज सकते हैं। बैंक के केस में क्या होता है, पहले यूनिक अकाउंट नंबर या यूज़र नेम मिलता है, उसके बाद आप पासवर्ड जनरेट करते हैं। यहाँ पे उल्टा होता है। वो इसलिए क्योंकि हम वन वे फंक्शन से पास कर रहे हैं। अगर मैं रैंडम नंबर को ही यूज़र नेम बना लेता हूँ, फिर उसे वन वे फंक्शन से पास करके पासवर्ड निकालता हूँ, तब तो कोई भी बंदा मेरा पासवर्ड निकाल सकता है मेरे यूज़र नेम से। वो भी वन वे फंक्शन से पास करेगा मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। क्योंकि वन वे फंक्शन सिर्फ आगे जाता है, पीछे नहीं आता, इसलिए पहले पासवर्ड जनरेट करेंगे फिर उससे यूज़र नेम निकालेंगे ताकि यूज़र नेम से पासवर्ड ना निकल सके वापस। तो क्रिप्टोग्राफी के पब्लिक की, प्राइवेट की और वन वे फंक्शन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आपने बैंक के बगैर अपना अकाउंट नंबर और पासवर्ड खुद से जनरेट कर लिया है। और क्या करता है बैंक अकाउंट नंबर और पासवर्ड क्रिएट करने के अलावा? बैंक अपने रजिस्टर में या अपने सर्वर पे रिकॉर्ड रखता है कि किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, लेकिन हमें बैंक को हटाना है यहाँ पे। तो हम ये कर सकते हैं कि कोई भी बंदा वर्ल्ड में कहीं भी हो रिकॉर्ड कीपर बन सकता है बगैर किसी की इजाज़त के, और अपने कंप्यूटर पे ट्रांजैक्शन सेव रख सकता है। जैसे राइस्टोन के केस में गांव का मुखिया कोई रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं रखता, बल्कि गांव के सारे लोग अपने अपने दिमाग के रजिस्टर में रिकॉर्ड रखते हैं। वैसे ही 10,000 कंप्यूटर्स इस बात का रिकॉर्ड रखते हैं कि किसके खाते में कितने पैसे हैं। इससे फ्रॉड की रिस्क कम हो गई और रजिस्टर खोने का डर भी नहीं है क्योंकि 10,000 रजिस्टर्स हैं। और जब भी कोई नई ट्रांजैक्शन होती है तो अपडेटेड रजिस्टर या एक्सेल शीट सब में फैला दी जाती है ताकि सब अप टू डेट हो जाएं। किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं ये रिकॉर्ड रखने के भी दो तरीके होते हैं। पहला होता है इन्वेंट्री डेटा रिकॉर्ड, जो ये बताता है किस अकाउंट में कितना बैलेंस है। फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर XYZ में 1 लाख रुपए हैं, किसी और अकाउंट में इतने रुपए हैं। दूसरा होता है ट्रांजैक्शन डेटा रिकॉर्ड, जो पैसे का ट्रांसफ़र रिकॉर्ड करता है, मतलब जब भी किसी अकाउंट में पैसे आते हैं या जाते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, ना कि बैलेंस का। और बिटकॉइन के रजिस्टर में पैसे के ट्रांसफ़र का रिकॉर्ड रखा जाता है, कितने रुपए क्रेडिट हुए और कितने डेबिट हुए अकाउंट में। और क्रेडिट डेबिट का यूज़ करके आप खुद से पता लगा सकते हो कि किसी अकाउंट में कितना बैलेंस है। ट्रांजैक्शन डेटा रिकॉर्ड करने से सिर्फ अकाउंट बैलेंस ही नहीं पता चलता, बल्कि ये भी पता चलता है कि किस अकाउंट से कितने बिटकॉइन आए हमारे अकाउंट में। अब ट्रांजैक्शन डेटा में क्या क्या चीज़ें आती हैं? बिटकॉइन ट्रांसफ़र करने वाले का अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट में भेजने उसका अकाउंट नंबर, कितने बिटकॉइन भेजने हैं, भेजने वाले का डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है क्रिप्टोग्राफी वाली वीडियो में ऑलरेडी बात हो चुकी है। और ट्रांजैक्शन फ़ीस ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए। आप सोच रहे होगे ट्रांजैक्शन फ़ीस किसको पे की जा रही है, मिडल मैन तो है नहीं कोई, तो वो भी थोड़ी देर में पता चलेगा। कोई भी ट्रांजैक्शन रजिस्टर में चढ़ाने से पहले ये ज़रूर चेक किया जाता है कि क्या वो वैलिड है। वैलिडिटी चेक करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई किया जाता है, और ये भी चेक किया जाता है क्या वाकई इस बंदे के अकाउंट में इतने बिटकॉइन हैं जितने वो ट्रांसफ़र करना चाहता है। आप सोच रहे होंगे कौन करता है ये चेक्स, मिडल मैन तो है नहीं, तो वो भी थोड़ी देर में पता चलेगा। हमने यहाँ तक क्या क्या कर लिया है? अकाउंट नंबर और पासवर्ड बना लिया है,
किसके खाते में कितने पैसे हैं उस रिकॉर्ड को 10,000 लोगों में फैला दिया है। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन डेटा की फॉर्म में रख लिया। अब हम बात करेंगे कि ट्रांजैक्शन डेटा किस तरीके से स्टोर किया जाता है 10,000 कंप्यूटर्स पे। अगर एक ही रजिस्टर होता तो ट्रांजैक्शन लाइन बाय लाइन रिकॉर्ड की जा सकती थी, पर क्योंकि 10,000 रजिस्टर हैं तो हो सकता है किसी के पास कोई ट्रांजैक्शन पहले आए, किसी और के पास वही ट्रांजैक्शन काफ़ी बाद में आए, क्योंकि 10,000 रजिस्टर्स तक बात फैलाने में टाइम लगता है। तो ट्रांजैक्शन का ऑर्डर अलग अलग लोगों के लिए अलग होगा। हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि कितनी ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट आएंगी पर सेकंड, पर हम रजिस्टर में एंट्री कब करनी है ये ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही ट्रांजैक्शन आती है हम उसे तुरंत रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं करते। जब बहुत सारी ट्रांजैक्शन आ जाती हैं हम उन्हें बैच में एक ब्लॉक बना के रिकॉर्ड करते हैं 10-10 मिनट बाद। अब सवाल आता है कौन है वो बंदा इन 10,000 लोगों में से जो ट्रांजैक्शंस का ब्लॉक बनाएगा हर 10 मिनट बाद। इसके लिए एक गेम खेली जाती है। ये गेम लूडो जैसी होती है। मान लो 4 लोग खेल रहे हैं और चारों के पास अपनी अपनी एक डाइस है। चारों लोग एक साथ डाइस उछालना शुरू करेंगे और फिर बार बार तेज़ी से उछालते रहेंगे। जिसका 6 पहले आ गया वो जीत गया, उसे ब्लॉक बनाने का मौका मिलेगा। बिटकॉइन में खेले जाने वाली गेम का नाम प्रूफ ऑफ वर्क होता है। इसमें आपको एक हैश पजल सॉल्व करना होता है। मतलब ब्लॉक में जो ट्रांजैक्शन डेटा है उसे हैश फंक्शन से पास करके हैश वैल्यू निकालनी होती है। जैसे डाइस गेम में सबसे पहले 6 लाने वाला जीतता है, वैसे ही हैश गेम में आपको ऐसी हैश वैल्यू निकालनी है जो गेम में चाहिए। वैल्यू क्या होगी वो बताती है गेम का डिफ़िकल्टी लेवल। डिफ़िकल्टी एक नंबर होता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 वगैरह। अगर गेम की डिफ़िकल्टी 1 है तो हैश वैल्यू में कम से कम 1 ज़ीरो होनी चाहिए सबसे आगे। अगर डिफ़िकल्टी 10 है तो हैश वैल्यू में कम से कम 10 ज़ीरो होनी चाहिए सबसे आगे। जितनी बड़ी डिफ़िकल्टी उतनी ज़्यादा ज़ीरो चाहिए, उतना ही मुश्किल हैश पजल, उतना ही ज़्यादा टाइम और कंप्यूटर पावर लगेगी उसे सॉल्व करने में। 10,000 बंदों में जो भी सबसे पहले ऐसी हैश वैल्यू ले आया जो डिफ़िकल्टी लेवल को सेटिस्फाई करती है, उसे ही ब्लॉक क्रिएट करने का मौका मिलेगा। अब प्रॉब्लम है कि अगर पहली बार में हैश पजल सॉल्व नहीं हुआ तो दूसरी हैश वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि हैश फंक्शन तो किसी भी दी गई इनपुट की हमेशा सेम ही आउटपुट देगा। यानी कि आपको दूसरी हैश वैल्यू पाने के लिए इनपुट डेटा में कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि कोई ट्रांजैक्शन रिमूव कर दी, उसकी जगह कोई और ऐड कर दी, या फिर ट्रांजैक्शंस का ऑर्डर चेंज कर दिया ब्लॉक में। लेकिन ट्रांजैक्शन के साथ तो छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ब्लॉक में खाली जगह भी छोड़ी जाती है ट्रांजैक्शन से अलग, जिसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी भर सकते हैं। इसे बोलते हैं नॉन्स। अगर हैश पजल की हैश वैल्यू जो चाहिए वो नहीं आई तो आप नॉन्स को चेंज कर सकते हैं और दोबारा हैश वैल्यू निकाल सकते हैं जब तक सही हैश वैल्यू ना आ जाए। नॉन्स को बार बार चेंज करके हैश वैल्यू निकालने के प्रोसेस को माइनिंग बोलते हैं, और जो लोग ये काम करते हैं उनको माइनर कहते हैं। हैश पजल को सॉल्व करने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए नहीं कि कोई मुश्किल मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है वो, बल्कि इसलिए कि लाख करोड़ों बार हैश वैल्यू निकालनी पड़ती है। कंप्यूटर की चिप्स घिसती हैं और बिजली बहुत खर्च होती है, तो कोई बंदा क्यों माइनिंग करेगा। इसीलिए ब्लॉक क्रिएट करने वाले लोगों को रिवॉर्ड मिलता है। मतलब जो बंदा सबसे पहले हैश पजल सॉल्व करता है उसे रिवॉर्ड मिलता है। अब कौन देगा रिवॉर्ड और किस फॉर्म में देगा? मिडल मैन नहीं चाहिए हमें, तो इस सिस्टम की खुद की एक करेंसी बनाई गई। ब्लॉक क्रिएट करने पे नए बिटकॉइंस पैदा होते हैं, जैसे पैसा प्रिंट होता है, और ये नए बिटकॉइंस ब्लॉक क्रिएट करने वाले बंदे को रिवॉर्ड के तौर पे मिलते हैं। इसे बोलते हैं ब्लॉक रिवॉर्ड। इसके अलावा ब्लॉक में जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनकी ट्रांजैक्शन फीस भी उसी बंदे को मिलती है। 2009 में जब बिटकॉइन आया था 50 बिटकॉइन मिलते थे ब्लॉक रिवॉर्ड के तौर पे हर 2,10,000 ब्लॉक क्रिएट होने के बाद, यानी 4 साल बाद, क्योंकि एक ब्लॉक 10 मिनट में क्रिएट होता है। ब्लॉक रिवॉर्ड आधा हो जाता है, 50 से 25 हुआ, फिर 12.5, आजकल 6.25 है, और टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन ही क्रिएट होंगे, जो हो पाएगा सन 2140 तक। अब ब्लॉक रिवॉर्ड आधा क्यों हो रहा है हर 4 साल बाद, और 2140 में बिल्कुल ख़त्म क्यों हो जाएगा? ब्लॉक रिवॉर्ड रखा ही इसलिए गया था ताकि लोगों को इस सिस्टम के शुरुआती दिनों में कुछ पेमेंट मिल सके, क्योंकि जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो ट्रांजैक्शंस इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो ट्रांजैक्शन फ़ीस भी कम ही मिलती है।
पर टाइम के साथ जैसे जैसे सिस्टम पे ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ट्रांजैक्शन फीस ही काफ़ी है माइनर्स को कंपेंसेट करने के लिए। अब क्योंकि हैश पजल सॉल्व करने पे ब्लॉक रिवॉर्ड मिलता है तो लोग लालच में आके अपने कंप्यूटर्स की हैशिंग पावर बढ़ा के जल्दी जल्दी भी ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं जिससे 10 मिनट में ही एक ब्लॉक क्रिएट हो, उससे जल्दी ना हो। इसके लिए सिस्टम में थोड़ी थोड़ी देर बाद डिफ़िकल्टी चेंज होती है। हर 2016 ब्लॉक्स क्रिएट होने के बाद सिस्टम खुद चेक करता है कितनी स्पीड से ब्लॉक्स क्रिएट हुए। अगर 10 मिनट से कम टाइम में क्रिएट हो रहा है एक ब्लॉक, क्योंकि हो सकता है लोगों ने हैशिंग पावर बढ़ा दी हो, तो सिस्टम डिफ़िकल्टी बढ़ा देगा ताकि हैश पजल सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगे। ऐसी अगर 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है ब्लॉक क्रिएट करने में तो सिस्टम डिफ़िकल्टी कम कर देगा ताकि हैश पजल सॉल्व करने में कम टाइम लगे। माइनर और माइनिंग जैसे शब्द बिटकॉइन में मेरे ख्याल से इसलिए यूज़ किए गए हैं, जैसे माइनर एक जगह पे बार बार खोदता है, माइनिंग करता है जब तक उसे सोना न मिल जाए, वैसे ही बिटकॉइन में माइनर बार बार हैश वैल्यू निकालता है ताकि हैश पजल सॉल्व हो सके और उसे रिवॉर्ड में बिटकॉइन मिले। अब 10-10 मिनट बाद ब्लॉक क्रिएट हो रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा ब्लॉक्स किस ऑर्डर में क्रिएट हुए हैं, मतलब ब्लॉक्स की ऑर्डरिंग कैसे करनी है। जैसे बुक में पेजेस के नंबर होते हैं तो हमें पता चलता है किस पेज के बाद कौन सा पढ़ना है, वैसे ही ब्लॉक्स का क्या सिस्टम है। बिटकॉइन में ब्लॉक्स को 1 2 3 4 नंबर्स नहीं दिए जाते, बल्कि हर एक ब्लॉक ट्रांजैक्शन डेटा के अलावा अपने से पिछले ब्लॉक की हैश वैल्यू भी सेव रखता है। तो इस तरह से हर एक ब्लॉक अपने पिछले ब्लॉक को रेफर करता है। ब्लॉक्स को नंबर भी दिए जा सकते थे, तो इतने मुश्किल तरीके से क्यों रेफर कर रहे हैं हम। ये करने के 2 रीज़न हैं। पहला, अगर 1 2 3 4 नंबर दिए होते तो कुछ माइनर एग्जिस्टिंग ब्लॉक की माइनिंग छोड़ के अगले वाले ब्लॉक्स की माइनिंग शुरू कर देते, क्योंकि अगर ब्लॉक नंबर 14 की माइनिंग चल रही है तो मुझे पता है अगला नंबर 15 होगा, तो मैं नंबर 15 यूज़ करके अगले ब्लॉक की हैशिंग शुरू कर सकता हूँ। बट क्योंकि मुझे ब्लॉक नंबर 14 का हैश पता होना चाहिए ब्लॉक नंबर 15 की हैशिंग करने से पहले, और वो तभी पता चलेगा जब ब्लॉक नंबर 14 की हैशिंग ख़त्म हो जाएगी, तो कोई भी बंदा चोरी छुपे आगे वाले ब्लॉक्स की हैशिंग नहीं कर सकता। दूसरा, क्योंकि ब्लॉक नंबर 15 अपने से पिछले ब्लॉक का हैश स्टोर रखता है, तो कोई भी बंदा ब्लॉक नंबर 14 से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अगर नंबर 14 में किसी ट्रांजैक्शन से छेड़छाड़ की तो उसका हैश चेंज हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा। तो ये हमारे रजिस्टर को इम्यूटेबल भी बनाता है, मतलब छेड़छाड़ प्रूफ बनाता है। इस तरह से ट्रांजैक्शन डेटा ब्लॉक्स की फॉर्म में रिकॉर्ड करने को और ब्लॉक्स को आपस में हैश से लिंक करने को ब्लॉकचेन कहते हैं। तो ये एक सिस्टम है जिससे हम मिडलमैन को हटा सकते हैं और हमारा रिकॉर्ड भी ट्रस्टवर्दी रहे, कोई भी उससे छेड़छाड़ ना कर सके। लोग बोलते हैं बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना है, बट एक्चुअल में बिटकॉइन बनाने का मेन मकसद था मिडलमैन को हटाना। ये जिस तरीके से किया गया उसका नाम ब्लॉकचेन पड़ गया। ब्लॉकचेन खुद में कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। लेट 1990s और अर्ली 2000 की एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि हैश फंक्शन, पब्लिक प्राइवेट की वगैरह को आपस में मिला के एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है जिसका नाम पड़ गया ब्लॉकचेन। ब्लॉक क्रिएट हो गए, आपस में लिंक भी हो गए, बट ब्लॉक में होता क्या है? ब्लॉक में 5 मेन चीज़ें होती हैं। पहला, पिछले ब्लॉक की हैश वैल्यू। दूसरा, ट्रांजैक्शन डेटा की हैश वैल्यूज़। तीसरा, नॉन्स जो हैश पजल सॉल्व करने में काम आएगा। चौथा, हैश पजल का करंट डिफ़िकल्टी लेवल। और पांचवा, टाइम स्टैम्प जब हैश पजल सॉल्व करना शुरू हुआ। जैसे ट्रांजैक्शन डेटा की वैलिडिटी चेक की जाती है, वैसे ही ब्लॉक की भी वैलिडिटी चेक की जाती है, जैसे कि पिछले ब्लॉक का रेफरेंस ठीक है या नहीं, डिफ़िकल्टी लेवल वाकई उतना ही है जितना लिखा है, टाइम स्टैम्प पिछले ब्लॉक से बाद की है ना, और करंट ब्लॉक की हैश वैल्यू हैश पजल सॉल्व कर रही है ना करंट डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से। जो भी बंदा ब्लॉक क्रिएट करता है, दूसरी भाषा में सबसे पहले हैश पजल सॉल्व करता है। वो अपना ब्लॉक बाकी सब 9999 लोगों को भेजता है चेक करने के लिए और अपनी अपनी ब्लॉकचेन अपडेट करने के लिए। ब्लॉक क्रिएट होने के बाद बाकी लोग सुपरवाइज़र की तरह एक्ट करते हैं। अगर ब्लॉक इनवैलिड पाया गया तो ब्लॉक क्रिएटर से रिवॉर्ड वापस ले लिया जाएगा और दोबारा से सब लोग ट्राई करेंगे सबसे पहले ब्लॉक क्रिएट करने की। जो सही से करेगा उसे ही रिवॉर्ड मिलेगा। सबसे जल्दी ब्लॉक क्रिएट करने पे रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन अगर काम में गलती मिली तो पनिशमेंट के तौर पे रिवॉर्ड वापस ले लिया जाएगा।
क्योंकि ब्लॉक क्रिएट करने में कंप्यूटर की चिप घिसती है और बिजली भी लगती है, यानी काफ़ी खर्चा होता है, और फिर बाकी सब लोग आपका काम भी चेक करते हैं, तो बंदा पनिशमेंट के डर से सही से ही काम करेगा अगर करेगा तो। ये जो 10,000 लोग या कंप्यूटर्स हैं जो ये सब काम करते हैं अपनी मर्जी से, इन्हें नोड्स बोलते हैं। ये पूरा सिस्टम इस प्रिंसिपल पे चलता है कि मेजॉरिटी नोड्स ईमानदार हैं जो रिवॉर्ड के लिए ही काम करेंगी। ब्लॉक क्रिएट करने के बाद बाकी सब नोड्स को चेकिंग और अपडेशन के लिए ब्लॉक गॉसिप स्टाइल में भेजा जाता है। जैसे मैंने कोई बात फैलानी है तो मैं अपने जितने भी दोस्त हैं उनको बताऊंगा, उनके जितने भी दोस्त हैं वो उनको बताएंगे, और ऐसे चलते चलते बात सबके पास चली जाएगी। इसी तरह ब्लॉक्स भी पूरे सिस्टम में ऐसे ही फैलते हैं गॉसिप स्टाइल में। अब क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ ब्लॉक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई बार 2 लोग भी फर्स्ट आ सकते हैं, मतलब सेम टाइम पे ब्लॉक क्रिएट कर दें, ऐसा हो सकता है। ऐसा होने पे चेन में ब्रांचेस पैदा हो जाती हैं। अगर किसी माइनर के पास 2 वैलिड ब्लॉक्स एक साथ आ जाते हैं तो वो उसकी मर्जी है कि वो उनमें से किसके ऊपर नया ब्लॉक क्रिएट करेगा। बट ट्रांजैक्शन डेटा की हिस्ट्री का एक ही वर्जन होना चाहिए ना। ऐसा नहीं हो सकता कि एक हिस्ट्री में कुछ हो रहा है और दूसरी में कुछ और हो रहा है, तो कौन सी हिस्ट्री को सच माने लोग। इसके लिए ब्लॉकचेन लॉन्गेस्ट चेन रूल फॉलो करती है, मतलब जिस चेन पे सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स हैं वही वैलिड चेन है, और जो ब्लॉक्स उस चेन पे नहीं है वो ब्लॉक्स ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, उनको ऑर्फन ब्लॉक्स बोलते हैं। लॉन्गेस्ट चेन को इसलिए ऑफिशियल चेन माना जाता है क्योंकि उसको बनाने में ही सबसे ज़्यादा कंप्यूटर पावर और बिजली खर्च हुई है। ऑर्फन ब्लॉक्स की ट्रांजैक्शंस को दोबारा से नए ब्लॉक में डाल के लॉन्गेस्ट चेन पे चढ़ाया जाता है ताकि वो एग्जीक्यूट हो सकें और ऑफिशियल हिस्ट्री का पार्ट बन सकें। लॉन्गेस्ट चेन रूल का गलत काम करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि अगर मैं एक नई चेन बना दूं किसी ब्लॉक के ऊपर जो ऑफिशियल चेन से लंबी हो, तो ऑफिशियल चेन ऑर्फन हो जाएगी और मेरी नई चेन ऑफिशियल चेन बन जाएगी। पुरानी चेन पे जो भी ट्रांजैक्शन थी वो मानी नहीं जाएंगी। इससे डबल स्पेंडिंग की जा सकती है। डबल स्पेंड मतलब सेम पैसा 2 बार खर्चना। जैसे कि बाजार से मैंने कोई चीज़ खरीदी और बिटकॉइन में पेमेंट कर दी। मेरी ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में रिकॉर्ड होगी, दुकानदार ने वो देख लिया और मुझे सामान दे दिया, लेकिन मैंने उसी के पैरेलल एक और पेमेंट की उन्हीं सेम बिटकॉइन से खुद के एड्रेस पे, और उसके ऊपर जल्दी से बहुत सारे ब्लॉक्स ऐड कर दिए। तो पुरानी ट्रांजैक्शन जो दुकानदार को की थी वो ऑर्फन ब्लॉक पे होने के कारण मानी नहीं जाएगी और दोबारा प्रोसेसिंग के लिए नई ऑफिशियल लॉन्गेस्ट चेन पे जाएगी। बट उस पे तो मैं ऑलरेडी वो बिटकॉइन अपने दूसरे एड्रेस पे भेज चुका हूँ, तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी। मुझे सामान भी मिल गया और पैसे भी नहीं देने पड़े। इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि सामान देने से पहले कम से कम 5 ब्लॉक और क्रिएट होने दो अपनी पेमेंट वाले ब्लॉक के ऊपर, क्योंकि ये होने पे नई लॉन्गेस्ट चेन बनाने के लिए जो हैशिंग पावर लगेगी वो कोई बंदा ईमानदारी से ब्लॉक क्रिएट करने में लगाए तो रिवॉर्ड से ज़्यादा पैसे कमा लेगा। ऑफिशियल चेन से बड़ी चेन बनाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको दूसरों से तेज़ हैश पजल सॉल्व करने पड़ेंगे, और वो भी पुराने वाले ब्लॉक्स जो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं उनके लिए भी। ये करने के लिए वर्ल्ड की टोटल हैश पावर की कम से कम 50% से ज़्यादा आपके पास होनी चाहिए। ऐसे अटैक को बोलते हैं 51% अटैक। मतलब अगर 50% से ज़्यादा हैश पावर वर्ल्ड की आपके कब्जे में है तो आप कोई और लंबी चेन बना सकते हैं, लेकिन 51% हैश पावर खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। इससे सस्ता होगा आप बिटकॉइन ही खरीद लें। 51% अटैक छोटी मोटी क्रिप्टो करेंसीज पे काफ़ी कॉमन है, क्योंकि ज़्यादा लोग उनमें इन्वॉल्व नहीं है, हैशिंग पावर ओवरऑल ज़्यादा नहीं है उनकी। फाइनली एक और चीज़, क्योंकि इस सिस्टम में क्रिप्टोग्राफी दबा के यूज़ होती है, इसलिए इस सिस्टम से बनी करेंसी को क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टोग्राफिक मनी बोला जाता है। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। धन्यवाद।